Hello everyone, welcome to PN National Public School online classes. I am your chemistry teacher प्रभाकर सिंह. आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 का लास्ट लेक्चर, है ना. आज आपका चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा, है ना. तो इसके बाद आपको काम क्या रहेगा कि पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पूरे के पूरे लगा जाने हैं आपको, ठीक है ना. जो भी डाउट होगा वो हम क्लियर करेंगे, ठीक है. तो चलिए चैप्टर नंबर 3, ट्रेंड नंबर 3 भी पढ़ेंगे. ट्रेंड नंबर 3 क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ना है आपको. क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है. इसके बारे में पढ़ते हैं आज, है ना. देखिए इसका डेफिनेशन क्या है. इसका डेफिनेशन, ओहो रेड पेन चल नहीं रहा है. It is the amount of energy. It is the amount of energy. Amount of energy release or absorb. It is the amount of energy released or absorbed when an electron is added. Electron is added to an isolated gaseous atom, to form gaseous anion. ठीक है, बात समझ आ रही है. ये डेफिनेशन हो गया. कह रहे हैं ये वो एनर्जी होती है जो कि या तो रिलीज हो सकती है या एब्जॉर्ब हो सकती है. कब? जब एक इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करेंगे किसी गैसियस एटम में ताकि वो क्या बन जाए? गैसियस एनायन. जैसे मान लीजिए कोई भी एटम है एक्स, है ना, गैसियस स्टेट में, उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक एनायन बन जाएगा, एक्स माइनस, है ना, एक्स माइनस बन जाएगा. तो ये जो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना, एनर्जी जो रिलीज होती है इसी को आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना. अच्छा, रिलीज तो बात समझ में आ गई. एब्जॉर्ब कब होगा? अच्छा, मान लीजिए ये नेगेटिव है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही इसके पास है, फिर एक इलेक्ट्रॉन आप और ऐड करने जा रहे हैं, ठीक ना. तो यहाँ पे x2 माइनस जो आएगा, ठीक ना, तो ध्यान से देखिए जब इलेक्ट्रॉन एक पहले से दे रखे हैं तो ओवरऑल ये नेगेटिव चार्ज का हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन को आने में थोड़ा सा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन आने में उसको रिपल्सन देगा. तो रिपल्सन की वजह से ये थोड़ा सा एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये थोड़ा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ताकि बाद में ये स्टेबल होके आपको आपकी एनर्जी दे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक ना. तो ये एक टाइप का एक्सोथर्मिक हो जाता है ना, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट आपको मिल जाता है एक्सोथर्मिक, और ये थोड़ा इंडो टाइप का हो जाता है ना, इंडोथर्मिक. है ना, उसमें क्लियर है ना. तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब when an electron is added to an isolated gaseous atom to form gaseous anion, ठीक ना. देखिए एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है? क्योंकि जानते हैं क्या है कि एटम इलेक्ट्रॉन लेते या देते इसलिए हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए, है ना. क्या हो जाए? स्टेबल. स्टेबल में क्या होता है? लोग, अच्छा स्टेबल की बात की जाए मतलब वो स्टेबल, उनको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, मतलब उनके अंदर एनर्जी जीरो है, यानी कि जो भी काम करेंगे, मतलब जो भी होगा उनकी स्थिति, उसमें एनर्जी जो होता है वो जीरो हो जाता है, मतलब वो कुछ काम नहीं करते हैं, बिना काम के उनका सब कुछ होता रहता है. यानी कि स्टेबिलिटी मतलब कुछ एनर्जी नहीं है, वो चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है ना. अरे उसमें तो स्टेबिलिटी पा जाती है. इस वजह से क्या है? स्टेबल कब मिलेगा? जो ये भी जिसके पास जितना एनर्जी था वो इलेक्ट्रॉन लेके अब क्या हुआ? अपना एक न्यूट्रल हो जाएगा और जितनी एनर्जी उसके पास एक्स्ट्रा थी वो निकाल देगा. दिस इज नोन एज मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं, है ना. अरे उसमें तो इसके फैक्टर्स देख लेते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं इसके, ठीक है. ये तो डेफिनेशन समझ आ गया कि देखिए आप आयनाइजेशन क्या पढ़े थे? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट एन इलेक्ट्रॉन, मतलब कम से कम एनर्जी जो चाहिए आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. ये क्या है? कितनी एनर्जी आपको रिलीज होगी, मतलब मिलेगी या आपको देना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करेगी वो. ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. आयनाइजेशन मतलब कितनी कम से कम एनर्जी आप दे दें, ठीक है ना. और ये क्या है? कितना ज़्यादा आपको एनर्जी मिल जाए, ठीक है. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब, है ना. तो इसके फैक्टर्स देख लेते हैं, ठीक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना. पहला, ठीक है, पहले बात करते हैं साइज की. अच्छा, साइज की बात करते हैं. अच्छा, साइज में क्या होगा? जैसे जैसे साइज डिक्रीज करेगा, है ना, साइज डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? साइज इसका छोटा हो रहा है.
अगर साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका, सॉरी साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा, है ना। साइज अगर डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा। तो पहला पॉइंट क्या है, साइज का, ठीक है। यानी कि आप देखिए ध्यान से, अगर साइज छोटा हुआ तो आपकी जो एनर्जी रिलीज होगी, है ना, मतलब ये साइज छोटा है, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी या एब्जॉर्ब होगी, है ना, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, मान लीजिए फ्लोरीन की ले लेते हैं, फ्लोरीन की बात, है ना। फ्लोरीन से पहले क्या आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फ्लोरीन में मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसके पास है, फ्लोरीन की, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, बहुत जल्दी से लेगा इलेक्ट्रॉन, है ना, और ये थोड़ा बाद में लेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इसी वजह से क्या है, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेके एनर्जी रिलीज करेगा। साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी ये इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाता है। यानी कि ये जस्ट नोबल गैस की कन्फिगरेशन, ये नियॉन वाली कन्फिगरेशन तुरंत पा जाता है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है ना। ऐसे कुछ एक्सेप्शन भी है ना। साइज, एज साइज डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज विद फ्यू एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन हैं इसके साथ, है ना। देखिए होता क्या है कि आप पढ़े कि अगर फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपेयर कराया जाए, है ना, फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपेयर कराएं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप कहेंगे सर फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि साइज इसका क्या है, छोटा है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है, साइज इनका छोटा है, हाँ, तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन की साइज थोड़ी सी इससे बड़ी है क्योंकि एक ही पीरियड में, सॉरी एक ही ग्रुप में ये नीचे ऊपर पाए जाते हैं। तो फ्लोरीन में क्या होता है, फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन होता है, अच्छा इसका कन्फिगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p 2 2 4 2p5 ऐसा होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी लास्ट में 2p5 ही होता है, लेकिन ध्यान से देखिए ये 3p होता है, सॉरी इसमें 3p हो जाता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सेल 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल 3 है ना, नंबर ऑफ सेल 3 है, हाँ बात तो सही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल देखिए, इलेक्ट्रॉन एंटर क्या करता है 2p सब सेल में, है ना। तो स्मॉलर साइज की वजह से यहाँ पे रिपल्सन महसूस होता है। इस वजह से क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज़्यादा हो जाती है, क्लोरीन की। फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में क्या होता है कि रिपल्सन इसमें ज़्यादा होने लगता है साइज के केस में, ठीक है। इसमें देखिए इतना छोटा साइज हो जाता है 2p वाला, ठीक ना, जिसकी वजह से इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन आते ही रिपल करने लगता है, ठीक ना। ये 5 इलेक्ट्रॉन पहले से ही भरे पड़े हैं, एक इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो रिपल्सन महसूस होगा। एक तो साइज छोटा है ना, साइज छोटा है, 2 ही सब सेल हैं इसके पास, ठीक है ना। तो साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें रिपल्सन होगा। यहाँ पे क्या है, साइज बड़ा होने की वजह से रिपल्सन होगा नहीं, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करके ये एनर्जी रिलीज कर सकता है ना। तो देखा यह जाता है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है क्लोरीन से, यही एक्सेप्शन है इसके पास कि साइज छोटे होने की वजह से रिपल्सन ज़्यादा होता है, रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से क्लोरीन इसके कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देता है। ये ऑर्डर थोड़ा चेंज हो जाएगा। मान लीजिए पूरा हेलोजन सीरीज में दिया जाए FCl Bri, तो आप Cl पहले लिखेंगे, F बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। ये एक्सेप्शन है, ठीक है, साइज की वजह से। साइज छोटा हुआ तो रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा कम वैल्यू देगा, मतलब जल्दी से स्टेबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए फ्लोरीन कब स्टेबल होगा, जब इलेक्ट्रॉन लेके वो अपना नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन कंप्लीट करे। लेकिन क्या होगा, रिपल्सन, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, उससे पहले क्लोरीन लेके अपना काम कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी ज़्यादा होती है, ठीक ना। चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, साइज छोटा। अच्छा, साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर देगा, इंक्रीज, है ना। बात समझा रहा है। पॉजिटिव चार्ज में कल समझाया था, पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से इनका अट्रैक्शन बढ़ता है, क्योंकि साइज छोटा होता है। तो साइज छोटा होगा यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगा, आप ये पढ़ चुके हैं। और नेगेटिव चार्ज में रिपल्सन की वजह से साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। तो ये चार्ज वाला काम हो गया। कन्फिगरेशन देख लेते हैं, तीसरा कन्फिगरेशन। अच्छा, कन्फिगरेशन में अगर बात करें, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्लोरीन नहीं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन छोड़ दीजिए, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब देख लेते हैं, है ना। कार्बन का कितना होता है भाई, कार्बन का अगर लास्ट में देखें तो 2p2 होता है, इसका 2p3 होता है, इसका 2p5 होता है ना, हाँ, इसका कितना होता है 2p6 होता है ना। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इन सब में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं आप, सब में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको मिले।
तो देखिए ध्यान से, ये कौन जो इनकम्प्लीट वाले होंगे, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उनकी ज़्यादा होगी। तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे देखें तो इनका 2p3 हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन मिल जाएगा, ये 2p4 इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन स्टेबल थे। ये देखिए 2p6 हाईली स्टेबल हो जाएगा, है ना, तुरंत ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और ये 2p7 तो ये तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, है ना, ये हाईली स्टेबल या हाईली अनस्टेबल। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन दिखाएगा, देखिए स्टेबिलिटी पा गया। उसके बाद कौन दिखाएगा, कार्बन दिखाएगा, अरे बस में। उसके बाद कौन दिखाएगा, ये नाइट्रोजन और नियॉन। तो नियॉन तो ये तो करना ही नहीं चाहता था, इसको जबरदस्ती कराया गया ये, ठीक है, तो इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है कन्फिग्रेशन वाली। चौथी देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक ना। चौथा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो आप जानते हैं कि साइज डिक्रीज करता है, अगर साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा। ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कल मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर पार्ट नंबर 4 देख लीजिए, आपको ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ में आ जाएगा, ठीक है। पांचवा, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कर जाती है। अच्छा, डी और एफ ब्लॉक कंट्रैक्शन लास्ट में, डी एंड एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। डी और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन मतलब साइज छोटा, इसका मतलब यही होता है कि साइज छोटा हो जाता है, यानी कि साइज जनरली गेट डिक्रीज, यानी साइज छोटा हो गया। साइज छोटा हो गया तो भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे अगर डी और एफ ब्लॉक का एग्जांपल देखें तो मैं बताया था आपको गैलियम और एल्युमिनियम में, ठीक ना, होना चाहिए गैलियम का साइज बड़ा, एल्युमिनियम का साइज छोटा, लेकिन होता क्या है उल्टा, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज़्यादा हो जाती है। मैंने समझाया था कल के वीडियो में पार्ट 4 में, आप देख लीजिए, डी और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन में बताया था कि गैलियम की साइज क्या होती है, छोटी होती है विद रिस्पेक्ट टू एल्युमिनियम, जस्ट बिकॉज ऑफ द डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। लास्ट ट्रेंड पढ़ना हमको, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फोर्थ ट्रेंड, लास्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। है ना, देखिए ये क्या होता है, इट इज ए टेंडेंसी, इट इज ए टेंडेंसी, इट इज ए टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट the shared pair of electron, the shared pair of electron when they are covalently bonded with each other, covalently bonded with each other, है ना। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी हाइपोथेटिकल एलिमेंट ले लेते हैं, हाइपोथेटिकल कंपाउंड ए बी, है ना, अरे बात समझे, ए बी को हाइपोथेटिकल मान लेते हैं, कंपाउंड आप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारे HCl बना लेते हैं, ये सब बना लेते हैं, ये क्या है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक ना, तो हाइपोथेटिकल ए बी मान लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए क्या होगा कि इनके बीच में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो एक इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट किया है, एक इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट किया है, ठीक ना। अब होगा क्या कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, अब जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, यानी कि जिसके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होगी अपनी तरफ खींचने की, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसे मान लीजिए ए सबसे ज़्यादा इसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन खींचने की, ठीक ना, ए के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है, तो ए जो होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इन कंपेरिजन टू द बी, ठीक ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काई से डिनोट करते हैं, काई CHI, ठीक ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। अगर ये क्या है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए HCl मान लेते हैं, HCl, इसमें देखिए एक एक कंट्रीब्यूशन हुआ है ना, एक हाइड्रोजन भी लगाया है, एक क्लोरीन भी लगाया है, आप इसका लुईस डार्ट स्ट्रक्चर बना ही सकते हैं, ठीक ना।
तो देखिए क्या होता है कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इधर की तरफ शिफ्ट करता है, ठीक है ना, यानी कि डाइपोल मूवमेंट आता है कुछ इसका, है ना, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये क्या है कि ये ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच ले रहा है, इसलिए क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपेरिजन टू द हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये एक टेंडेंसी होती है किसी एलिमेंट की कि इलेक्ट्रॉन के जो शेयर्ड पेयर है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है ना, जब वो कोवेलेंटली एक साथ बने हो, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये तो समझ में आ गया। कुछ कुछ वैल्यूज देख लेते हैं, कुछ कुछ वैल्यूज क्या क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कुछ कुछ वैल्यू देखेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कितनी है, 4.0, है ना, फ्लोरीन की। उसके बाद होती है क्लोरीन की 3.0, उसके बाद होती है नाइट्रोजन की, ये भी लगभग 3.0 ही होता है ना। उसके बाद होता है किसका, ऑक्सीजन 3.5, हाइड्रोजन 2.1, यस 2.1, कार्बन का 2.2, ठीक है। तो ये इनकी वैल्यू होती है। तो ध्यान से देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, ठीक है ना। क्लोरीन और हाइड्रोजन की देखिए, इसका 2.1, इसका 3, इसलिए वो क्या है, इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ शिफ्टेड है, ठीक है। अरे तो ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेंडेंसी। अब देखिए इसके फैक्टर्स देखते हैं, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर्स, पहला नंबर फैक्टर देखेंगे क्या, साइज, है ना, पहला नंबर हम साइज ही देखते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे साइज डिक्रीज करेगा, है ना, अगर साइज डिक्रीज किया, है ना, यानी कि जिसका जितना कम साइज होता है उसका आप देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल आपके सामने, फ्लोरीन देख लीजिए, सबसे छोटा एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो इसका साइज बहुत छोटा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है ना, यानी कि वो किसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है ना। जिसका जितना कम साइज उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। तो पहला बात समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं चार्ज, अच्छा चार्ज तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत होशियार हैं आप लोग। चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा भाई, इसका मतलब क्या समझते हैं कि साइज डिक्रीज करेगा। अब साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, है ना, क्लियर है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज अगर इंक्रीज किया तो साइज क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। साइज इंक्रीज कर जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो ट्रेंड्स तो आप समझ ही जाएंगे नीचे ऊपर कैसे होता है। तीसरा जो है वो हमारा क्या है, चलो तीसरा डी और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। डी और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन से आप बात समझ ही गए होंगे सर, वही साइज वाला। इसका मतलब क्या होता है, साइज छोटा। अगर डी एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो साइज घटेगा, और साइज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। वेरी गुड, आप लोग तो बहुत होशियार हो गए। तीसरा नंबर भी हो गया। चौथा देखते हैं, चौथा क्या है, चौथा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस। इफेक्टिव डबल ई क्यों होता है, अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो इसका मतलब क्या समझते हैं, साइज डिक्रीज करता है ना। बहुत अच्छे समझे थे कल। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो साइज डिक्रीज करता है। अब साइज डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, है ना। यानी कि अगर ये बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये चारों के चारों ट्रेंड्स आपके हो गए, ठीक है। क्या क्या ट्रेंड्स पढ़े थे, एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी कल पढ़े थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आज पढ़ लिए, ठीक है ना। और ये बहुत सारे दिए हुए हैं, मतलब एनसीईआरटी पढ़िएगा, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई हैं उसमें, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम क्या पढ़ते हैं, जैसे एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं आपको, जैसे डायगोनल रिलेशनशिप दिया हुआ है। व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, ये थोड़ा सा एनामलस बिहेवियर दिखाते हैं लोग, तो डायगोनल रिलेशनशिप समझ लेते हैं हम। डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे ले लेते हैं। और नीचे वाला क्या क्या होता है, लिथियम, हेलिना, अच्छा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ठीक ना।
देखिए होता क्या है कि ये सब क्या करते हैं आपस में एक डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी इसके थोड़ी सिमिलर होती है, इसके सिमिलर होती है, इसके सिमिलर होती है, इसके सिमिलर होती है ना। तो ये थोड़ा डायगोनल टाइप के दिख रहे हैं ना, डायगोनली है ना, ये सब डायगोनल दिख रहे हैं ऐसे डायगोनल आप बनाते हैं ना मैथमेटिक्स में, है ना, स्क्वायर का डायगोनल, रेक्टेंगल का डायगोनल, है ना, ये डायगोनल रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्यों दिखाते हैं, है ना, आखिर में कौन सी ऐसी आफत आ पड़ी थी कि डायगोनल रिलेशनशिप हमको पढ़ना पड़ता है ना। देखिए क्या है इसमें, क्या होता है कि ये इसके जैसे सिमिलर, लिथियम मैग्नीशियम जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाता है, बेरिलियम एल्युमिनियम जैसी दिखाता है, बोरॉन सिलिकॉन जैसी दिखाता है, कार्बन फास्फोरस जैसी दिखाता है। ऐसा इसलिए दिखाता है क्योंकि इनका चार्ज बाई साइज रेशियो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है दोनों का, ठीक है ना। अगर इसका चार्ज और साइज का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, सेम आता है, ठीक है ना। जैसे आप इसके कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए ध्यान से, देखा जाए ध्यान से, इसके पास है लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है। अच्छा, मैग्नीशियम के पास कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। अच्छा देखिए ये किस पीरियड का है, दूसरे पीरियड का है, 2p का है, और ये किस पीरियड का है, 3 का है, 2 सेकेंड पीरियड का है, और ये 3rd पीरियड का है। तो ध्यान से देखिए इसका साइज बड़ा होगा, है ना, इसका साइज बड़ा होगा और चार्ज भी बड़ा है। इसका चार्ज छोटा है, साइज भी छोटा है, तो चार्ज बाई साइज रेशियो इनका और इनका क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि इनका क्या है कि मतलब फॉर एग्जांपल ए और बी कोई डायगोनल रिलेशनशिप अगर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए इसका चार्ज 3 का है और साइज मतलब मान लीजिए 6 का है ना, तो इसका मान लीजिए कितना हो जाएगा, बी का मान लीजिए कैसा चार्ज, मतलब इसका चार्ज भी बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए 27 हो गया, और इसका मान लीजिए साइज 54 का हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, देखिए ध्यान से, अगर आप काटें इसको तो 1/2, ये कितना 1/2, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली चार्ज बाई साइज रेशियो क्या आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली सेम आता है या इक्वल भी आता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि चार्ज बाई साइज रेशियो क्या होता है, इनका सेम होता है, इसकी वजह से का डायगोनल रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे के सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाते हैं डायगोनली। चार्ज बाई साइज रेशियो, इसको चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चार्ज बाई साइज रेशियो की वजह से डायगोनल रिलेशनशिप होता है, बस इतना ही है, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है, क्योंकि आपस में जो एलिमेंट्स होते हैं इनका चार्ज बाई साइज रेशियो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, इसलिए सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाते हैं, है ना। तो डायगोनल रिलेशनशिप आपको समझ में आ गई। दूसरा मेटेलिक कैरेक्टर की बात करता है, तो आप जानते हैं मेटल्स कौन कौन से, एस ब्लॉक वाले सारे मेटल्स होते हैं, तो डाउन ए ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी कि लूज करने की टेंडेंसी जिसके पास ज़्यादा होगी उसकी मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगी, है ना। तो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन ए ग्रुप इंक्रीज करती है, क्यों, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है ना, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, तो क्या है दान देने में पीछे नहीं हटते, ठीक है ना, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दान दे देते हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छे मेटल है ना, मतलब बहुत अच्छे नीचे वाले मेटल माने जाते हैं, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है, यानी न्यूक्लियस से उनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, लास्ट इलेक्ट्रॉन की फोर्स कम लगता है, इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, है ना, इसलिए पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। धीरे धीरे मेटेलिक कैरेक्टर क्या करती है, डाउन ग्रुप इंक्रीज करती है और अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज करती है, क्योंकि उधर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ने लगता है ना, यानी कि इधर क्या करती है, इंक्रीज करती है डाउन ग्रुप, और इधर क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है ना। मेटेलिक कैरेक्टर का तो ये ऑर्डर होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, ऐसे इंक्रीज करेगा, है ना। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एक दूसरे का वाइस वर्सा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। और क्या क्या है मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी दिया हुआ। केमिकल रिएक्टिविटी देखिए होता क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब क्या कि रिएक्शन, मतलब एक टाइप का रिएक्शन, वो रिएक्शन करेगा, दैट मीन्स वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो मतलब केमिकल रिएक्टिविटी एक तरह का मेटेलिक कैरेक्टर ही समझ लीजिए। देखिए जितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन देगा उतना जल्दी रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि मेटेलिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज करता है तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी डाउन ग्रुप, इधर भी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, ठीक ना। तो पहले क्या करती है, पहले डिक्रीज करती है देन इंक्रीज करती है केमिकल रिएक्टिविटी। ध्यान से देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, ये मेटल्स अगर अलोंग द पीरियड आप चलेंगे, अलोंग द पीरियड, तो पहले मेटल मिलता है, मेटल क्या कहते हैं देने में बहुत स्ट्रांग है, मतलब ये पॉजिटिव आयन बहुत अच्छे से क्रिएट करेंगे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घटती है, लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती है ना।
तो केमिकल रिएक्टिविटी होता क्या है कि पहले क्या करेगी, डिक्रीज करेगी और देन इंक्रीज कर देगी सडनली, है ना। और वो नियॉन वाली गैस, मतलब ये हिल क्या बोलते हैं, नोबल गैस वाले को थोड़ा छोड़ दीजिए, वो एक्सेप्शनल आदमी है लोग, है ना, ये लोग तो रिएक्शन नहीं देते। बाकी ये सब देखिए नेगेटिव हो गया, ये हो गया, है ना। और अगला क्या है, हाँ ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं लोग। ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट वाले हैं, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक मतलब आप देखिए ग्रुप 3 से लेके, अच्छा मैं ये बता दिया, जो मेटल्स होते हैं जैसे मेटल वाले वो क्या होते हैं, ग्रुप 1 और 2 वाले होते हैं, ठीक है ना। और ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, है ना। और उसके बाद अगर आप देखें ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक, ये हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होगा, आज के बाद हमेशा समझ लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट वही होता है जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। अब ये क्या होता है सर, आपने चैप्टर 2 में पढ़ रखा है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में कितने सबसे मतलब ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक ना, 5 हो गए। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 3d5, इसका मतलब क्या समझेंगे, ये हाफ फील्ड है, ठीक ना, क्या है, हाफ फील्ड है, लेकिन वैकेंट तो है भाई, अभी एक एक इलेक्ट्रॉन और भर सकता है ना। लेकिन अगर मैं 3d10 बोल दूं तो सबका सब भर जाएगा, दैट मीन्स ये वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है, यानी ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 वाले वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के होते हैं, ठीक ना, इसलिए क्या होते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि जो ग्रुप 12 वाले होते हैं ना, इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीट रहता है, यानी कि 3d10 होता है, मतलब पूरा कंप्लीट रहता है, लेकिन फिर भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट माने जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि क्या है कि एवरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज प्रेजेंट अंडर द ग्रुप ऑफ 3 to 12, है ना। लेकिन क्या है कि क्या ग्रुप 12 ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, हाँ ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, लेकिन इनके जैसी प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। ट्रांजिशन का मतलब देखिए क्या होता है कि मेटल से नॉन मेटल की तरफ पीरियोडिक टेबल बढ़ता है ना, यानी कि मेटल की प्रॉपर्टी अब छोड़ के एक ट्रांसपोजिशन होता है, मतलब क्या है, बदलते हैं, अपनी बिहेवियर बदल रहे हों, तो ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है ना। अरे बस में तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट की कहानी हो गई, ठीक है। और क्या छूट रहा है, मेटल नॉन मेटल, मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, केमिकल रिएक्टिविटी समझ लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट समझ लिए, ठीक है ना। अच्छा, और एफ ब्लॉक में देखिए, एफ ब्लॉक में जो होता है कि जो आपका यूरेनियम है, यूरेनियम के बाद जो एक्टिनाइट सीरीज में आता है नीचे, ठीक है ना, यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट को सब ट्रांस यूरेनियम बोला जाता है, ठीक है ना। ये सब नाम है, याद रखिए, बहुत मतलब डायरेक्टली पूछा जा सकता है कंपटीशन में या कहीं पे भी, ट्रांस यूरेनियम क्या होता है, ठीक है ना। तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट वो होते हैं जो यूरेनियम के बाद किसी भी एफ ब्लॉक में जो पाए जाते हैं, एफ ब्लॉक में यूरेनियम के बाद उनको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो सारी बात समझ में आ गई। एक बार क्विक रिवीजन कर लिया जाए, तो आप क्विक रिवीजन कर लिया जाए। अच्छा, क्विक रिवीजन पहले आप देखिए, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं एक्सरसाइज के, सब के सब लगाना है आपको, एक भी छोड़ना नहीं है, ठीक ना, छोड़ना नहीं है, भगवान नाराज हो जाएंगे अगर आप छोड़ देंगे तो, ठीक है। अरे उसमें तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म, और कुछ छूट नहीं रहा है। कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। और चलिए बढ़िया, ठीक है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।